हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज स्लिप क्लास। आज की इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है। आज दूसरा दिन है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और उसके नियम को सीखेंगे। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें सीखते हैं। ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको हिंदी में वर्तमान अपूर्ण काल कहा जाता है। जो काम कंटिन्यू चल रहा होता है, जो काम हो रहा होता है वर्तमान में, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। चलिए सीखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान रहती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। ये इसकी पहचान रहती है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या साथ साथ में हूँ आ सकता है, हो आ सकता है, रहा हूँ आ सकता है, रहे हो आ सकता है। इस प्रकार से ये वाक्य के अंत में दिया रहता है। या वाक्य के अंत में रहा है आएगा, या रहा हूँ आ सकता है, रहे हो आ सकता है, या रही है आ सकता है। तो ये सारी चीजें वाक्य के अंत में दी रहती है। तो ये तो इसकी पहचान हो गई। चलिए अब सीख लेते हैं इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय है की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था मैंने। आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, हूँ, हो की अंग्रेजी लिखी जाती है। यदि ता आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो मैंने आपको बताया था कि है की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। बट इसमें रहा है, रही है, तो इसके लिए हम इज मार्क का प्रयोग करते हैं। है के लगाते हैं इज और आर, दो चीजें होती हैं है की। यदि सिंगुलर नंबर है तो इज लगाई जाएगी, और प्लूरल है तो आर लगाई जाती है, और हूँ के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नियम के माध्यम से एक करके सारी चीजें सीख लेते हैं। तो एक वचन कर्ताओं के साथ, जो इसमें एक वचन कर्ता दिया रहेगा, तो एक वचन कर्ताओं के साथ हम लगाएंगे इसका प्रयोग करेंगे। अब एक वचन कर्ता होता कौन कौन है, तो समझ लीजिए। यहाँ पर ही लिखा है, सी लिखा है, या किसी का नेम आ जाए, ही, सी, या किसी का नेम आ जाए, तो इन सभी के साथ मैं क्या लगा दूंगा, इसका प्रयोग करूंगा। है के लिए हम लगाएंगे इज। यदि ही आ रहा है, सी आ रहा है, ही माने वो होता है पुल्लिंग में, सी माने वो होता है स्त्री जाति में, और नेम राम, श्याम, रीता, सीता, किसी एक पर्सन का नाम यदि आ रहा है, तो उसके लिए हम है की अंग्रेजी इज लिख देते हैं। दूसरा होता है बहुवचन के साथ में, तो बहुवचन के साथ में आर लगाया जाता है। एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर लगाया जाता है। तो समझ लीजिए बहुवचन होता क्या है। तो बहुवचन के अंतर्गत आएगा यू आता है, वी आता है, दे आता है, या कोई डबल नाम आ जाए, दो या दो से अधिक नेम आ जाए, तो वहां पर भी वो बहुवचन माना जाएगा। जैसे राम, श्याम, है ना, इस प्रकार से जहां पर दो नाम आ जाए, तो जहां पर दो नाम लिखे रहेंगे तो वो बहुवचन कहलाया जाएगा। इन सभी के साथ में हम चाहे हो आ जाए और चाहे है आ जाए, चाहे हो आए और चाहे है आए, तो दोनों की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आई बात समझ में। यदि बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ में है की अंग्रेजी, हो की अंग्रेजी। हो केवल और केवल आता है तुम के साथ में। यदि यहाँ पर तुम आ जाएगा, यू की हिंदी तुम होती है, तो यदि यहाँ पर यू आ रहा है तभी वहां पर हो आएगा, और बाकी सभी में वी के साथ, जैसे हम लिखा है, हम बाजार जा रहे हैं, तो वहां पर भी है की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, हम आर लिख देंगे। चलिए कि करके सारी चीजें भी समझेंगे। अब यहाँ पर जो है आई आएगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन कर्ताओं के साथ में ही, सी, या किसी का नाम आ जाए, तो एक वचन कर्ता होता है, इसके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है।
बहुवचन क्या होता है? यू, वी, दे या डबल नाम आ जाए, किसी दो या दो से ज्यादा नाम आ रहे हैं तो उसके साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। या यहाँ पर आई आ जाएगा तो आई के लिए हूं की अंग्रेजी एम लगाई जाती है। यहां तक समझ में आया? चलिए अब सीखते हैं इसमें जो रहा रही आता है, तो रहा रही के लिए हम अंग्रेजी लगा देते हैं आईएनजी। ये जो रहा रही होता है मतलब वह जा रहा है, तो जहां पर रहा है आएगा तो है के लिए हमने समझा एक वचन करता है तो इज लगाएंगे, यदि करता बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और यदि आई है उस सेंटेंस में तो एम का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ में और क्या चीज लगाई जाती है? क्रिया की पहली अवस्था में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर गो लिखा हुआ है तो गो में प्लस करेंगे हम आईएनजी तो बराबर क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। इसी प्रकार से रीड लिखा है तो रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, कैच में आईएनजी जोड़ेंगे तो कैचिंग हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब इसका हम सूत्र देख लेते हैं। इसका अनुवाद बनाने का नियम हमने सीख लिया है, अब सूत्र सीखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में या तो इज लगाएंगे या तो एम लगाएंगे या तो आर लगाएंगे। इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये इसका अनुवाद बनाने का नियम रहेगा। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कौन से इसमें एग्जाम्पल आते हैं। जैसे सोहन बाजार जा रहा है। सोहन बाजार जा रहा है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सीखते हैं कि कर्ता इसमें कई वचन, एक वचन है या बहुवचन है। आई को छोड़कर कि आई इसमें नहीं है तो एम का प्रयोग तो किया नहीं जाएगा। अब बचा इज और आर। इज और आर में से एक चीज लगाई जाएगी। अब मैंने आपको बताया था ये जो सोहन लिखा है ये कर्ता नाम आ गया है और नाम अकेला है। जहां पर अकेला नाम होगा उसके साथ में है की अंग्रेजी इज लगाई जाती है। तो सोहन के लिखते हैं सोहन, सोहन। अब है के लगाते हैं इज, तो सोहन इज जा रहा की अंग्रेजी, जाना की अंग्रेजी होती है गो। इसमें प्लस करते हैं आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। सोहन इज गोइंग। अब कहां को जा रहा? बाजार। तो सोहन इज गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाएगा, सोहन इज गोइंग टू मार्केट। अब सोहन की जगह पर यदि कोई और नाम बहुवचन नाम दिया रहता तब कैसे बनाते? जैसे यहां पर लिखा हुआ है खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। अब यहां पर भी है आया हुआ है, यहां पर भी है आया। तुमको है से लेना देना नहीं है कि है की अंग्रेजी इज होती है की अंग्रेजी आर होती है। हमको कर्ता देखना है। यहाँ पर कर्ता वे लिखा है और वे होता है बहुवचन। जैसे बहुवचन कर्ता आया तो इसके साथ में है की अंग्रेजी आर हो जाएगी। तो दे आर। अब खेलना होता प्ले में, इसमें हम आईएनजी प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा प्लेइंग, PLAYNG। तो इस प्रकार से हो जाएगा दे आर प्लेइंग। ये एक वचन है और ये बहुवचन है। एक वचन के साथ में इज लगाया जाता है और बहुवचन के साथ में आर लगाया जाता है। चलिए दूसरा सीख लेते हैं आई के साथ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर मैं के लिए मैं के साथ में हूं आया है तो हूं की अंग्रेजी एम लिखी जाती है। मैं के लिए लगाते हैं आई, आई माने मैं, हूं के लिए लगाते हैं एम तो हो जाएगा आई एम। और पढ़ा रहा होता है, पढ़ाना होता है टीच माने इसमें जोड़ देते हैं आईएनजी तो हो जाएगा टीचिंग। तो आई एम टीचिंग। पढ़ना होता है रीड माने और पढ़ाना होता है टीच माने, इसलिए यहाँ पर टीचिंग लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार। एक वचन करता है तो इज लगाया जाएगा, बहुवचन करता है तो है के लिए आर लगाया जाएगा, हो के लिए भी आर लगाया जाएगा, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में इज एम आर में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा, वर्ब में आईएनजी लगाई जाएगी, उसके बाद कर्म को लिखा जाएगा। चलिए अब सीख लेते हैं यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। यदि किसी का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा नियम लगेगा तो उसको हम सीख लेते हैं।
तो यदि किसी वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया रहा हो, जैसे वह विद्यालय नहीं जा रही है, वह विद्यालय नहीं जा रही, तो यहां पर नहीं शब्द आ गया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाया जाएगा। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो यहाँ पर वह विद्यालय नहीं जा रही है। अब ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे? तो इसका बनाने का नियम होता है कि यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ताओं के साथ में इज नॉट, बहुवचनकर्ताओं के साथ में आर नॉट और आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर इज आ रहा है तो इज के साथ में हम नॉट जोड़ देते हैं, मतलब यदि नहीं आ रहा है तो इसके साथ में नॉट प्लस करेंगे, आर के साथ में नॉट प्लस करेंगे और एम के साथ में नॉट प्लस करेंगे। इतना इसमें नियम होता है। मतलब इज एम आर तो लगाया जाता है, बाकी सेम होता है, केवल नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। मतलब सभी के साथ में नॉट जोड़ देते हैं, ये नहीं शब्द आ रहा है तब। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं, इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में या तो इज लगाएंगे या तो एम लगाएंगे और या तो आर लगाएंगे, जैसा कि मैंने पहले सूत्र में बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओनली इसमें नॉट जुड़ जाता है, बाकी आपको कोई माथापंची करने की आवश्यकता नहीं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसमें परिवर्तन केवल इतना ही हुआ है, नॉट लगाया गया है। यदि सेंटेंसों में कोई सरल सेंटेंस है तो यही सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस होता है वो सबसे सरल सेंटेंस माना जाता है, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नहीं के लिए केवल नॉट लगा देते, बाकी सब सेंटेंस सेम रहता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? जैसे वह विद्यालय नहीं जा रही है, वह विद्यालय नहीं जा रही है, तो वह के लिए लड़की है, वह विद्यालय नहीं जा रही है तो है के लगाते हैं, मतलब नहीं जा रही है तो वह के लगाते हैं सी, है के लगाते हैं इज तो हो जाएगा सी इज, नहीं के लगाते हैं नॉट तो हो जाएगा सी इज नॉट। जा रहा है की अंग्रेजी होता है गोइंग, तो सी इज नॉट गोइंग। अब कहाँ को नहीं जा रही है? विद्यालय, तो सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये सी एच डबल। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना जाएगा, सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल सीख लेते हैं। जैसे तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम के लिए लगाते हैं हम यू, लास्ट में जाते हैं हो की अंग्रेजी लिखते हैं आर तो हो जाएगा यू आर। नहीं के साथ में लगाते हैं सब्जेक्ट इस एम आर में से कोई एक चीज, नहीं के लगाते हैं नॉट तो यू आर नॉट। पढ़ना होता है रीड माने, तो उसमें प्लस करते हैं आईएनजी तो यू आर नॉट रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हो? पुस्तक, तो यू आर नॉट रीडिंग द बुक। तो इस प्रकार से यदि नहीं नेगेटिव वाला सेंटेंस आ रहा है जिसमें नहीं दिया रहता है तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, केवल नॉट को प्लस करते हैं, बाकी अफर्मेटिव वाला सेंटेंस सेम रहता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं, पहचान ले लेते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं क्या शब्द आते हैं, इससे पहले पहले क्या जुड़ जाता है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक प्रथम होगा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होगा तो वो क्या से स्टार्ट होता है, फिर चाहे 48 सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस हो, यदि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहलाया जाएगा। जैसे क्या राम खेल रहा है, क्या राम खेल रहा है। अब ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट वाला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड कहलाया जाएगा, यदि स्टार्टिंग में क्या शब्द आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या राम खेल रहा है, तो यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए, शुरू में क्या आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसों को
अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय क्या कि अंग्रेजी ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम का चुनाव किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन है तो इज लगाया जाएगा, कर्ता यदि बहुवचन है तो आर लगाया जाएगा, यदि कर्ता के रूप में आई आ रहा है तो एम का प्रयोग किया जाएगा। किसकी जगह पर? क्या की जगह पर। क्या की अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी जाती है। चलिए सूत्र समझ लेते हैं। सबसे पहले या तो हम इज लगाएंगे या तो एम लगाएंगे और या तो आ रहा है कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन तो इज, कर्ता बहुवचन है तो आर और आई के साथ एम का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट में उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाता है। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट बनाने का सूत्र होता है। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, क्या की जगह पर या तो इज लगाया जाएगा या तो एम लगाया जाएगा और या तो आर लगाया जाएगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, यदि कर्ता यहाँ पर एक वचन है तो इस लगाएंगे, कर्ता के रूप में यदि बहुवचन कोई कर्ता या आई है तो एम और बहुवचन है तो आर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को लिखा जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ी जाएगी, फिर लास्ट में यदि कर्म दिया है तो लिखेंगे और यदि इसमें नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन चिन्ह रखेंगे। तो क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखना है। राम एक वचन है तो जो एक वचन होगा तो एक वचन के साथ में इज लगाया जाता है। इज राम के लिखते हैं राम, इज राम। अब यहाँ पर इज राम, खेलना की अंग्रेजी होता है प्ले, PLAY, आई इसमें जोड़ देंगे हम ING तो हो जाएगा प्लेइंग। इसमें कर्म नहीं दिया गया है तो सेंटेंस को यहीं पर एंड करते हैं। कर्म यदि दिया रहता है तो इसके बाद कर्म लिखते हैं। जैसे क्या राम फुटबॉल खेल रहा है तो लास्ट में हम फुटबॉल लिख देते। अब यहाँ पर क्या राम खेल रहा है, ये नहीं दिया कि क्या खेल रहा है, तो यदि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में। चलिए इसका सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप होता है इसकी पहचान दी रहती है। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। मैंने आपको कल बताया था जैसे क्या लिखा है, जैसे क्यों लिखा है, कब लिखा है, कहाँ लिखा है या कौन लिखा है। तो इसके लिए क्या क्या लगाते हैं। ये 5 वर्ड जो होते हैं इसको अंग्रेजी में WH फैमिली कहा जाता है, कक्का वर्ड। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सभी में WH आया हुआ है, इसलिए इसको WH फैमिली भी कहा जाता है, WH परिवार कहा जाता है, सभी में WH आता है। एक और चीज, यदि किसी भी वर्ड शब्द में W के बाद में H आ रहा है या H से पहले W आ रहा है तो उसमें H को नहीं पढ़ा जाता है। H उसमें साइलेंट रहता, मूक रहता है। जैसे व्हाट लिखा है तो व्हाट ना पढ़ करके इसको हम वाट पढ़ेंगे। यहाँ पर व्हाई लिखा है तो व्हाई ना पढ़ करके वाई पढ़ा जाएगा। व्हेन लिखा है तो व्हेन को व्हेन ना पढ़ के वैन पढ़ा जाएगा। जैसे हानेस्ट लिखा जाता है, हावर लिखा जाता है तो हानेस्ट को ऑनेस्ट और हावर को आवर पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी W के बाद में यदि H आ रहा है तो H को नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि यदि ये सारे वर्ड बीच में आ रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। कैसे आते हैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे वह विद्यालय क्यों जा रहा है, वह विद्यालय क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आ गया है, तो जैसे क्यों शब्द बीच में आएगा तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद में सूत्र के बाद में समझते हैं, इस मार्क का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता को लिखा जाता है। चलिए सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड WH परिवार में से एक जो यहाँ पर लिखा होगा क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले। उसके बाद में इस मार्क का प्रयोग किया जाएगा कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन है तो इज लगाया जाएगा, आई है तो एम लगाया जाएगा, बहुवचन है तो आर लगाया जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है।
सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, जो यहाँ पर क्रिया दे रहती है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इस्तेमाल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। चलिए इसी के सूत्र के माध्यम से हम बना लेते हैं। क्यों लिखा है? तो क्योंकि अंग्रेजी में क्या लिखूंगा, सबसे पहले व्हाई, तो सबसे पहले हो जाएगा व्हाई। अब व्हाई के बाद उन्होंने बताया है इज एम आर में से कोई एक चीज, तो यहाँ पर वह लिखा है और वह एक वचन है, तो एक वचन के साथ में है की अंग्रेजी इज हो जाएगा। वह विद्यालय क्यों जा रहा है, तो जहां पर रहा है आ गया है तो वो लड़का है, तो लड़का के लिए ही लगाते हैं। व्हाई इज ही, अब जा रहा की अंग्रेजी होता है गोइंग, तो व्हाई इज ही गोइंग। अब कहां को जा रहा है, विद्यालय, तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। तो व्हाई इज ही गोइंग टू स्कूल, यहां पर ही के बाद इज नहीं लिखना है, ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अर्थात जो WH फैमिली होता है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। उसके बाद में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो भी कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता को लिख करके वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। चलिए एक उदाहरण और सीख लेते हैं। जैसे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पर क्यों शब्द आया है, क्योंकि जगह पर कोई भी शब्द आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, तो उसके अंग्रेजी में लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्यों है, तो क्योंकि लगाते हैं व्हाई। अब व्हाई के बाद में हो लिखा है, मतलब व्हाई लिखने के बाद में हो की अंग्रेजी लिखना है, तो तुम के अनुसार इसकी अंग्रेजी होती है आर, तो व्हाई आर, तुम के लगाते हैं यू, सब्जेक्ट यू हो गया, मतलब व्हाई आर यू, व्हाई हो गया क्योंकि अंग्रेजी, और जो हो लिखा है अर्थात इसके बाद में सहायक क्रिया लगाई जाती है, इस जमार में से कोई एक चीज, तो यहाँ पर एक प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में हो की अंग्रेजी आर और तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू। रोना होता है वीप, मन इसमें जोड़ देते हैं आईएनजी, तो हो जाएगा वीपिंग, मतलब व्हाई आर यू वीपिंग। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो कैसे हम बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और यदि वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।